नमस्कार। बात करने वाले एक फाइनेंशियल कंपनी के बारे में, जो कि इसका जो मेन कंपनी है ना, वो मेन कंपनी के पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा रहा और इसका पोटेंशियल उससे थोड़ा-सा कम रहा है। लेकिन एज़ पर द चार्ट को देखा जाए, तो एज़ पर चार्ट में इसका लगातार क्या हो रहा है, लगातार ही एक रैली दिखाती नज़र आती है कंपनी। जहाँ से जिस पे पेरेट्स इसको कट ऑफ करके देखा जाए, तो अच्छी खासी रैली दिखाती नज़र आती है। हम बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस के ऊपर। और एल&टी फाइनेंस बेसिकली लार्सन एंड टुब्रो, और टुब्रो जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। और उसकी पोजीशन की बात करें तो पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। लार्सन एंड टुब्रो के इसमें जो होल्डिंग्स हैं, वो करीब 65% के आसपास होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। रेस्ट जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, अर्थात लिस्टेड करने के बाद जो हुआ था। फिलहाल इसकी प्राइस का देखा जाए तो 180 के आसपास प्राइस थी, लेकिन थोड़ा सा गिरावट था। हम करंट प्राइस की बात चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इसका पोटेंशियल को लेकर के। और पोटेंशियल इसका क्या नज़र आता है उसको चर्चा करते नज़र, क्योंकि अभी ये तो देखने को मिली कि गिरावट है, इससे पहले भी गिरावट थी। लेकिन पोटेंशियल्स क्या है इसका? डिविडेंड पेइंग है, बोनस पेइंग है, क्या एक्स्ट्रा कुछ देती है कंपनी? तो देखा जाए, पहले कंपनी जो कि फाइनेंशियल्स एनबीएफसी के तौर पे कामकाज करती है, जो कि लोन वगैरह देती है, चाहे वो होम लोन हो या लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, पर्सनल लोन हो, टू व्हीलर थ्री व्हीलर लोन्स हो, या सेमी का लोन हो, मतलब माइक्रो लोन हो, मतलब ढेर सारा लोन्स की चीज़ें मिलती है। साथ में इनके जो ये बेसिकली पता है कंपनी का कंसेप्ट क्या था, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि कंपनी जो बड़ी ग्रुप्स होते हैं उनका कंसेप्ट ये होता है, पहले तो स्टार्ट करते हैं किसके लिए? अपने एम्प्लॉय के लिए, जो उसकी कंपनी में होगा, जो एल&टी में कंपनी के अंदर जो कामकाज करते होंगे उनके लिए ये प्रोविजन लेके आती है, जैसे उनको बेनिफिशियल के लिए अदर किसी दूसरे बैंकिंग सेक्टर में भटकना ना पड़े। चलो मैं उसी रेट में मैं ही दे देता हूँ, इंटरेस्ट रेट पे कारोबार स्टार्ट करते हैं। तो बाद में ये सारे के सारे हर जगह पे फैलते नज़र आते हैं, और इसी क्रम में ये हर जगह फैलते नज़र आते हैं। और उसके बाद कहती है हमारे पास क्या है, करीब करीब 2.5 करोड़ कस्टमर्स हैं इनके पास डेटा बेसिस में। पार्टनर्स टेक्नोलॉजी करीब 28,000 से ज़्यादा का है। ओवर ऑल बुक साइज करीब 81,000 82,000 करोड़ का निकलते हैं। रेटिंग की तरफ ध्यान दिया जाए कंपनी का, तो रेटिंग AAA का रेटिंग निकल के आती है कंपनी के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा हम फंडामेंटली चेक करने के लिए, फंडामेंटली क्या दर्शाती है। तो फंडामेंटली की तरफ देखा जाए तो कंपनी का बुक वैल्यू की सबसे पहले बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 94 का, अर्थात 94 के आसपास देखा जाए तो अभी 2 टाइम्स के आसपास कारोबार करती नजर आती है, जबकि इसकी फेस वैल्यू केवल और केवल 10 रुपए की निकल के आती है। अब आते हैं आगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है 85 के आसपास, जो कि नियर अबाउट किसके पास है? बुक वैल्यू के आसपास पहुंचती है। अब आते हैं आरओसी की बात करें 8.2 के आसपास, आरओई की बात करें 10.3, और ईपीएस की बात करें तो 9.32 के आसपास। इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो निकल के आती है 21 के आसपास। बट इंडस्ट्रीज के सेक्टर के बेसिस पे इस स्टॉक को जो पोटेंशियल मिला है वो मिला है केवल 19.4 के आसपास। अब करते हैं बात डेट सिक्योरिटी की। और डेट सिक्योरिटी वाले में आपको पता है, जो कि एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां होती हैं, उनके लोन लेने के बाद ही तो लोन देते हैं। देखिए ये जो डेट सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बेसिस पे देखा जाए तो हम करंट रेशियो को एक आकलन करें तो करंट रेशियो भी इसका कम नहीं है, 2.56 के आसपास निकल के आती है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है हमेशा से, 1.38% का डिविडेंड्स रेशियो रहा इनका। अब चलते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी जो कि एनबीएफसी के तौर पे हमने पहले कहा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं। नेसेसरी द सिस्टमिक, जो कि इंपॉर्टेंस नॉन डिपॉजिट एक्सेसरीज कोड इन्वेस्टमेंट कंपनी निकल के आती है। अब आते हैं इसका क्या है फंडामेंटली में कुछ जानकारी ले, और तो 52 वीक की हाई तरफ एक नज़र डालें तो 186 के आसपास, लो की बात करें तो 114 के आसपास। अर्थात ये बॉटम से हाई तक में जो सफ़र था वो बहुत लंबा तय नहीं किया है, हाँ, लेकिन लंबा दूरी तय करने के लिए बनी है स्टॉक्स, क्योंकि इसका चार्ट ऐसे ही आकलन के साथ दिखता है। जब से इसका पुराना डेटा को देखो, कंघालो, तो ये नज़र आती है जो स्टॉक ने एक रैली हमेशा दिखाती नज़र आई। मैं यदि आकलन करूं इस बेसिस को लेते हुए कि अभी स्टॉक गिरावट है, तो गिरावट तो हमेशा होता है। गिरावट के बाद यदि पोटेंशियल बनती नज़र आई किसी स्टॉक में, तो उसमें
मौका मिलता है। अब आते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो इनकी कुछ लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान दें। लेटेस्ट अपडेट में क्या निकल के आती है, एक साल के चार्ट को एक बार आकलन कर लें, जहाँ पे एक साल की चार्ट को क्या नज़र आती है। एक साल के चार्ट में एक हमेशा से एक सपोर्टिंग जोन बनती नज़र आई थी, लगातार ही देखेंगे सपोर्टिंग जोन के आसपास ही कामकाज करती नज़र आई कंपनी। उसके बाद देखा जाए दोबारा सपोर्टिंग जोन, तो इसे के आसपास ये एवरेज का, इसका कई बार ना लोग कहते हैं कि इसका एवरेज प्राइस क्या निकल के आती है। एवरेज प्राइस पे जब भी मार्केट में आती है ना, एक लंबी एवरेज, चाहे वो चाहे एवरेज प्राइस 50 डे को एक डे मार्केट इंडिकेटर के तौर पर देखें, या 200 डे को देखो, या 350 को देखें, तो मतलब एवरेज के पास से जब आता है ना, तो मार्केट उससे बुलिश ही नज़र आता है। और कई बार एक्सेप्शनल केस हो सकती है, क्योंकि मार्केट अननेसेसरी रिस्क फैक्टर होता है। यहाँ पे 13 तारीख को लेटेस्ट अपडेट ये था, जब डायरेक्टर्स का रिजाइन हुआ था और डिजनेशन और चेंज हुआ था। साथ में कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स आई थी, उसके लिए 31/5 को एनुअल रिपोर्ट को एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ से। जहाँ पे 25 जून के लिए कहा कि ये एजीएम होल्ड होने वाली है, और 25 जून को एजीएम होल्ड होगी, अर्थात कल की डेट है इसमें। उससे पहले की कंपनी के क्या इन्फॉर्मेशन हैं जो कि अपने शेयर होल्डर को देना चाह रही है। उन्होंने, कंपनी ने मीटिंग से पहले कहा, जो हमारे पास ये पावरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, बिल्डिंग फ्यूचर्स में काम करती नज़र आती है, और इस तरह की चीज़ें। इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट 2024 का रिपोर्ट था, उसमें कुछ नई बात क्या कहती है कंपनी। नई बात की तरफ ध्यान दिया जाए तो इनकी मार्केट कैप के बारे में कहती है, 31 मार्च तक का हमारा मार्केट कैप करीब करीब 39,000 करोड़ से ज़्यादा था। बीएसई कोड ये है, एनएससी कोड ये है, और ये कुछ हमारे वीडियो कॉर्पोरेशन की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब आते हैं क्रॉस द पेज पे, कहते हैं कॉर्पोरेट ओवरव्यू हमारे पास ये है, नेचर्स ये हैं, और एम्पावरिंग विद द टेक्नोलॉजी बिल्डिंग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इनके पास एक और भी कंपनी है जो कि सब आईटी में काम करती है, एलएनटी टेक्नोलॉजी करके आती है, जो कि रिपोर्टिंग प्रिंसिपल की बात करती नज़र आती है कंपनी। इसके बाद कुछ इनकी इनकी कंपनी के कुछ सब्सिडी कंपनी की लिस्ट देखा जाए तो पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव कहती है इलस्ट्रेशन एलएनटी ग्रुप्स, ये ग्रुप्स की बात करती हैं, जहाँ पे कंपनी का क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ द कमिटीज़, और इसमें देखा है तो हायर क्रेडिट रेटिंग्स हैं इनके पास, अमंग्स टैग रिटेल एनबीएफसीज का काम है, टॉप नॉर्थ ईजीएस रेटिंग का काम रेटिंग है इनका। आते आगे देखते हैं तो एम्बिशन की बात करते हैं, और इसमें कुछ और बातें को देखा जाए तो इस तरह से इनके बीएसएनएससी पे जो चार्ट्स एल&टी फाइनेंस लिमिटेड की ग्राफ्स निकल के आती है, हैज़ द शेयर एंड द डेट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इसका इक्विटी के साथ साथ बेस्ट डेट्स भी लिस्टेड है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, ढेर सारा डायरेक्टर्स, और इसके सारे डायरेक्टर की बात हम नहीं करने वाले, क्योंकि ये कुछ मैंडेटरी डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, जो भी एज पर आरओसी और सेबी के रूल्स रेगुलेशंस, आरओसी की और एमसीए की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलती रहती है। अब आते हैं यहाँ पे केवल रिवेन्यू मॉडल में परफॉर्मेंस हाईलाइट की तरफ एक नज़र डालते हैं। परफॉर्मेंस के लिए कहती है जो हमारे पास जो है रिटेल एडिशंस हैं वो कई 94% के आसपास है, और टोटल रिटेल डिस्बर्समेंट करीब 54,000 करोड़ का हो चुका है। रिटेल बुक्स जो है हमारे पास 80,000 करोड़ के आसपास का है। हायर इवर अमाउंट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते करीब हमारे पास 2300-2400 करोड़ का सब प्रॉफिट निकल के आती है। ये कुछ डेटा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करते हैं, ROA की बात करते हैं, जहाँ पे 2.32% के आसपास निकल के आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें या डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये एवरेज कहती है, हमारे पास ये एवरेज है, इससे ज़्यादा मतलब जो भी 3 साल या 5 साल का एवरेज निकल के आती है। सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड प्रायोरिटी सेक्टर की बात करते हैं, जहाँ पे ये कहती है करीब 10,000 करोड़ के आसपास का हमारे पास कैपेसिटी है। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल के अंदर से देखते हैं तो कस्टमर बेस डेटा बेस कहती है हमारे पास 2.5 करोड़ कस्टमर का है, और नियर अबाउट 2 लाख विलेज हम सर्व करते हैं, सिटीज 100 से ज़्यादा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये है, टच पॉइंट निकल के आती है। प्रोपोर्शन ऑफ द रूरल लोन्स जो कि कहती है 51% के आसपास है। तो इनका कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल्स कैपिटल की बात करते हैं, वुमेन कैपिटल की बात करते हैं, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल की बात कर रहे हैं,
जहाँ पे CSR वगैरह की बात करते हैं, नेचुरल्स कैपिटल की बात करते हैं, मतलब जो भी चीज़ कंपनी का है रेटिंग की तरफ देखा जाए तो 3 8 ट्रिपल ए की इनकी रेटिंग निकल के आती है। और बेस्ट कंपनी इन द CSR वगैरह की रिपोर्ट की बात एक वो मिल चुकी है, अवार्ड्स वगैरह मिल चुकी है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमने इसके सब्सिडरी कुछ लिस्ट आउट देखें तो इनकी सब्सिडी की तरफ देखा जाए तो इनकी सब्सिडी में क्या निकल के आती है, तो इनका सब शायद यहाँ पे सब्सिडी सर्च होती है। अब देखें सब्सिडरीज के लिए कुछ लिस्ट की हम बात करें, इसकी क्या क्या सब्सिडरी है बेसिकली, क्योंकि इस कंपनी की सब्सिडरी क्या है। इसकी सब्सिडी की तरफ नज़र डालते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी और सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज की लिस्ट में देखा जाए, यहाँ पे आती है जो मेन कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो इज़ अ होल्डिंग कंपनी, 65% की होल्डिंग है। L&T फाइनेंस कंसल्टेशंस कंसल्टेंट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है। L&T इंफ्रा इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ट्रस्टी, L&T इंफ्रा इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स जो कि इनकी सब्सिडरी के लिस्ट में आती है, 100% सब्सिडरी। एक ग्रामीण कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि एसोसिएट है, इनके पास 26 की होल्डिंग निकल के आती है। ये कुछ इनके पास जो कंपनियां हैं सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर, उसकी कुछ डिफिनेशन देते हैं। साथ में इनका कुछ और तरफ से देखा जाए तो इनकी ग्रीवांस वगैरह के बारे में कहते हैं, हमारे पास जो ग्रीवांस आया था उसमें हमने ये सब इशू फेस किया था और इसको हमने ख़त्म कर दिया। मटेरियल आइडेंटिफाई की बात करते हैं, बिजनेस सक्सेस के बारे में कहते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकलती बनती नज़र आती है। दोस्तों इतना तो जहाँ ही स्टडी नहीं कर पाऊँगा, करीब करीब 700 पेज का ये रिपोर्ट्स है। शायद कोई शेयर होल्डर भी इसको शायद इतना 700 पेज पढ़ पाएगा, यदि बड़े लेवल का इन्वेस्टर होगा तो फिर इनको कर पाएगा, स्टडी कर पाएगा। अदरवाइज तो कोई जो 2 4 5 10 शेयर लेके बैठा है उनका क्या, वो तो कुछ करेंगे नहीं इसके ऊपर। चलते हैं आगे और इसको समझते हैं थोड़ा सा हाईलाइट की तरफ। कंपनी अलॉटमेंट किया था, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट क्या था 30/5 में किया था। अलॉटमेंट अब लगता है शेयर ही किया होगा इन्होंने। और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है कंपनी, कहती है लिस्टेड सिक्योरिटी जो है अलॉटमेंट ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट पे उनको इशू किया था। रिडेमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो था। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट में जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा वो अच्छा देखने को मिला, जबकि इनका नेट प्रॉफिट डाउन देखने को मिला, ऐसे ही EPS भी डाउन देखने को मिला पिछले पीरियड से। अब इसका हिस्टोरिकल डेटाबेस में कुछ डेटा को लें तो क्या निकल के आती है उस पर थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं। और उसमें देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस में कंपनी का ओवरऑल जो कि 3 साल के डेटा को देखो तो 3400 करोड़ से 3600 करोड़ पे जाता है। और इस सभी पीरियड में इसको ये कहा जा सकता है द टॉप ऑफ द ईयर पे कामकाज करती नज़र आती है कंपनियाँ। दूसरी तरफ देखा जाए तो निकल के आती है करीब करीब प्रॉफिट 553 करोड़ के आसपास। और इससे पहले देखा जाए किसी पीरियड में तो 553 कभी आया है, हाँ आया है, 629 करोड़ तक की क्वार्टरली बेसिस में आया है। तो यहाँ पे सेकंड और 594 भी आया है। इसको थर्ड कहा जा सकता है, थर्ड लाइन आइटम पे कामकाज करती है क्वार्टरली बेसिस में फिलहाल। और जो भी परफॉर्मेंस था इसी क्वार्टर का था, इस बेस में 2013-14 से डेटा कोई कंपेयर करके देखें तो 13-14 में नियरली इसका 4000 करोड़ के आसपास था, वो करीब कितना पहुंच जाता है 11 साल में पहुंच जाता है नियरली करीब करीब 4000 से 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, अर्थात 300% से ज़्यादा का जंप करता है। अर्थात देखा जाए तो इसकी देखा जाए इसकी वैल्यूशंस नेट प्रॉफिट की तरफ तो नेट प्रॉफिट करीब 2500 करोड़ के आस 2300 करोड़ के आसपास निकल के आती है। और इससे पहले भी देखा गया कि इसमें करीब 2200 करोड़ तक का प्रॉफिट इन्होंने बना चुका है और यहाँ पे सस्टेन करती नज़र आती है। और यहाँ पे फिलहाल 4-5 सालों में जब कोविड का टाइम ख़त्म हुआ उसके बाद लगता है, कोविड कब ख़त्म हुआ था 2021 में ख़त्म हुआ था, तो 21 के बाद देखिए 21 मार्च के बाद देखिए इनका फिर से जो गिरावट वाली सिचुएशन थी 21 में तो गिरावट रही, लेकिन 22 के बाद दोबारा इसने रिकवरी करती नहीं, क्योंकि कोविड से पहले का सिचुएशन कोविड के बाद का सिचुएशन दोनों को आकलन करना चाहिए कौन, क्योंकि सबकी सेक्टर में सब परफॉर्मेंस नहीं कर पाई ना। इनकम कम हो गया तो फिर लोगों की लोन्स डिफॉल्ट हो गई, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ डिक्लाइन करती नज़र आती है। यहाँ पे ये TTM में तो 1500% अच्छा नज़र आता है, लेकिन पहले उससे डिक्लाइन नज़र आती है।
CAGR के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलती है, 55% के आसपास तक। रिटर्न इक्विटी भी डिक्लाइन करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक जो की फैक्टर की तरफ चर्चा करें तो वो एक बेहतर परफॉर्मेंस करती नज़र नहीं आती है। इसकी डेटर्स रेशियो की तरफ देखा जाए तो डेटर्स रेशियो इनके 7 दिन में आता है, और पेपर की बात करो कुछ करती नहीं है। इनका कितना मार्केट में फंसा पड़ा पैसा है उसकी एक नज़र डालें तो इनके पास पहले देखिए रिजर्व की बात, तो रिजर्व इनका पास काफ़ी इंक्रीज करता जाता है। करीब जो प्रॉफिट हुआ था 3,000 करोड़, जो भी 2,000 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ के 2500 करोड़, वो इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ पे करीब 20,000 करोड़ का इनका रिजर्व हो चुका है। अदर एसेट्स में देखा जाए तो डेटर्स के पास तो करीब 247 करोड़ के आसपास रहा, और ये 247 करोड़ 7 दिन में इनके पास पैसा आता तो फिर अच्छी बात है ना। अब आते हैं अगला पार्ट, और अगला पार्ट में जानने का प्रयास करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहाँ पे कंपनी के बारे में कहती है जो नियरली ज़्यादातर 65% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास और FI के पास करीब 11% उन्होंने बढ़ाया है। और DI की बात देखें तो DI भी करीब पोजीशन को थोड़ा सा डाउन किया, अर्थात यहाँ से DI और FI की कहानी चली। FI ने बेचा, मतलब DI ने बेचा, FI ने खरीदा, ये कहानी चली। और जो 14% इसमें पब्लिक के पास जो पोजीशंस हैं, DI में एक नज़र डालें जहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल, LIC दो बड़े नाम्स निकल के आते हैं। और पब्लिक की तरफ देखा जाए तो BC एशिया ग्रोथ फंड, ये कुछ है, इसमें एक नाम निकल के आता है L&T फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर फाउंडेशंस, जो उनकी ग्रुप की कंपनियां हैं प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास 1% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे है। बाकी जो है करीब 13% की होल्डिंग किसके पास है, रिटेल में कामकाज करती नज़र आती है कंपनी का। तो इसका चार्ट में देखा जाए तो चार्ट में फिलहाल इसने डिविडेंड देने के बाद थोड़ा सा अक्सर होता है, डिविडेंड के बाद क्या होता है मार्केट थोड़ा सा गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, उसके बाद दोबारा चढ़ने के लिए तैयार होगा। और मार्केट पोटेंशियल लगती है, पोटेंशियल के बेसिस पे देखा जाए तो मार्केट इनकी पोटेंशियल इस लेवल पे है, जो पोटेंशियल करीब 19% के आसपास, जो कि इंडस्ट्री से थोड़ा कम है, लेकिन यदि सेल्स के बेसिस पे देखा जाए तो इनका अच्छा खासा प्रॉफिट करती नजर आई, जो कि एक प्रॉफिट YOY के हिसाब से देखा जा सकता है। इसके बाद एज ऑन डेट परफॉर्मेंस को देखा जाए स्टॉक की परफॉर्मेंस में तो क्या निकल के आती है। एज ऑन डेट में देखा जाए तो 10 सालों में कंपनी का 164%, 5 सालों में 70%, 3 सालों में 90%, 2 सालों में 157 और 1 साल में 52%, अर्थात इसमें थोड़ा सा एवरेज रहा है, बहुत बड़ा पुल बैक नहीं था। क्योंकि इनकी जो पीयर्स कंपनी है, पीयर्स कंपनी को कंपेयर करें कई बार तो यहाँ पे कई बार इनसे अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है पीयर्स कंपनी, कई बार यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है, कई बार इसका परफॉर्मेंस, कई बार पीयर्स कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिलती नज़र आती है, जहाँ पे देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे आज जहाँ पे L&T फाइनेंस के बारे में, जहाँ पे हमने इसको पोटेंशियल को देखा, समझने का प्रयास किया, कंपनी के मॉडल्स को समझने का प्रयास किया, बिजनेस मॉडल के बारे में समझने का प्रयास किया, चार्ट की टेक्निकल ग्राउंड के बारे में समझने का प्रयास किया, और यहाँ पे एवरेज प्राइस के आसपास भी समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।